सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीडीएमसी देहरादून। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी नीट की फिजिक्स में, जो कि आपका 25% ऑफ द पेपर होता है, उसमें कौन से टॉपिक की ज़्यादा वेटेज है, कौन से टॉपिक की कम वेटेज है। तो ऑब्वियसली जिस टॉपिक की ज़्यादा वेटेज होगी वो आपको पहले रिवाइज करना है, और जिसकी कम वेटेज है वो आपको उसके बाद रिवाइज करना है। तो सबसे पहले अपने 11th के पोर्शन में देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे थर्मोडायनेमिक्स की है, जिससे 9% क्वेश्चन आते हैं 11th के टॉपिक्स में। अगर हम देखें तो थर्मोडायनेमिक्स वैसे तो केमिस्ट्री जैसे ही है, बस इसमें आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन क्या है। मतलब ये आपको देखना है कि क्वेश्चन फिजिक्स के सेक्शन का है या केमिस्ट्री के सेक्शन का है, उस हिसाब से आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। और बाकी इसमें और भी वो टॉपिक है, जैसे हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये आपको अलग पढ़ना है। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन गलत नहीं होनी चाहिए। बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कि माइनस किधर था, माइनस किधर नहीं था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट किस में कौन सी थी, केमिस्ट्री में अलग होती है, फिजिक्स में अलग होती है। मीनिंग सेम ही होता है, बस वो कहने के तरीका अलग होता है, इसलिए वो स्टेटमेंट अलग हो जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है फिजिक्स में कि केमिस्ट्री में। दूसरा है हमारा सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। उससे आपके 5% क्वेश्चन आते हैं। और इससे मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सेंटर ऑफ मास का तो देखो एक ही फॉर्मूला है, वो आपको हर जगह यूज़ करना है। उससे आते हैं दूसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैक्सिमम क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आपके सॉल्व हो रहे होते हैं। सारे नहीं, लेकिन अगर 3 क्वेश्चन है तो उसमें से 2 तो पक्का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे ही होंगे। उसके बाद आता है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर चैप्टर से आपके 4% क्वेश्चन आते हैं। ये भी मोर ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें भी आपको साइंस का ध्यान रखना है। और बाकी एक बात ये है कि जो रोटेशनल मोशन है ना, वो वर्क एनर्जी, पावर, लॉज ऑफ मोशन, और मोशन इन अ प्लेन और स्ट्रेट लाइन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर होता है। मतलब अगर अगर आपको ये 3 चैप्टर आते हैं ना, तो आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन एकदम अच्छे से होने वाला है। तीसरा आप देख ही लो, काइनेमैटिक्स, जिसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन। ये तो हमें पता ही है, इससे तो क्वेश्चन आते ही हैं। बाकी ये जो है मोशन इन अ प्लेन, या फिर जिसे हम वेक्टर्स भी बोलते हैं, उससे क्या होता है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा दिखेंगे नहीं, लेकिन जो वेक्टर्स है उसकी एप्लीकेशन पूरी की पूरी फिजिक्स में है, 11th की और 12th की। तो अगर आपको वेक्टर्स नहीं आता तो हो सकता है आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हिले हुए हों। इसलिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भले ही ना दिखे, हाँ वो प्रोजेक्टाइल से दिख सकता है, सर्कुलर मोशन से दिख सकता है, लेकिन वेक्टर से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भले ही ना दिखे, लेकिन एप्लीकेशन उसकी हर जगह है। दूसरा है चौथा है हमारा ऑसिलेशन एंड वेव्स, जिसमें वेव्स और एसएचएम ये दोनों आते हैं। इन दोनों में भी सिंपल है, ये दोनों भी ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, सिंपल चैप्टर्स ही हैं। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, साइन कॉस, और बाकी आपको डायग्राम्स समझ में आने चाहिए, जो सर्कल डायग्राम्स होते हैं एसएचएम के, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर है लॉज ऑफ मोशन। ये भी एक इतना कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ना कि अगर आपको एनएलएम नहीं आता, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो आपको फिजिक्स में बहुत जगह दिक्कत आने वाली है। इसलिए, और एनएलएम की वेटेज भी ठीक ठाक है, 3%। तो इसलिए एनएलएम को भी नहीं छोड़ना है। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये कुछ चैप्टर्स हमारे जिनकी 3% वेटेज है, मतलब अभी मान लो कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से आएगा। बाकी उसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है ना, अगर आप रिवाइज करने बैठोगे ना तो 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे। मतलब इसमें कुछ सिलेक्टेड फार्मूले ही हैं जिन पे क्वेश्चन आता है, सिलेक्टेड फार्मूले जिन पे क्वेश्चन आता है, इसलिए ये बहुत ही, एक ये चैप्टर काइनेटिक थ्योरी, और दूसरा 12th में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दोनों ऐसे चैप्टर है ना जिनसे आजकल दो, मतलब एक या दो दो क्वेश्चन भी आने लगे हैं। और ये मतलब ऐसे चैप्टर जिनको रिवाइज करने बैठोगे 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, कुछ सिलेक्टेड फार्मूले ही होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आता है। इसलिए ये चैप्टर तो बिल्कुल नहीं छोड़ने। फिर है ग्रेविटेशन, आप देख लो, उसका 2% वेटेज है, इससे भी ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद है हमारा फिजिकल वर्ल्ड, तो रहने दो, उससे तो नहीं आता है, वो यूनिट एक है इसलिए फिजिकल वर्ल्ड लिखा है, वरना उससे तो उसको तो छोड़ दो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारा, या फिर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इस चैप्टर से तो मतलब ये तो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो ऐसा चैप्टर है ना, अगर आपको किसी चीज़ का फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्वेश्चन में ये देख सकते हो कि किसकी यूनिट्स या डायमेंशन मैच कर रहे हैं, वो आपका आंसर हो सकता है। मतलब ये चैप्टर तो आपको वहाँ भी हेल्प करता है, वरना इस चैप्टर से भी आप देख लो 2% क्वेश्चन आ रहे हैं। और 2% क्वेश्चन भी आप देख लेना, वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गॉज हो गया। अगर इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो एक क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज पे तो ज़रूरी होगा। ओके, तो ये था हमारा 11th का पोर्शन। उसके बाद आ जाते हैं 12th के पोर्शन में। 12th के पोर्शन में कौन ही छोड़ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब एसी। अगर आपको एसएचएम आता है ना, तो ऑल्टरनेटिंग करंट आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही लग रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा फिर ईएमआई।
ईएमआई से एक क्वेश्चन आ रहा था और फॉर्मूले इसके सिंपल ही होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा इनसे। तो इसलिए, और वेटेज भी 8%, इसलिए छोड़ना नहीं है। उसके बाद है हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, या फिर जो लास्ट लास्ट में फिजिक्स के 3 चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स। मतलब मॉडर्न फिजिक्स तो ऐसा ना बहुत सिंपल है, और मतलब क्वेश्चन भी इससे सिंपल होते हैं। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हाँ आपको अच्छे से आनी चाहिए। 6% वेटेज है इसका, और इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए आपको इसको जो आपके नोट्स में कोचिंग में थ्योरी लिखाई है वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद ईएम वेव्स तो मैंने बता ही दिया, केटीजी और ईएम वेव्स, ये दोनों तो मतलब छोटे चैप्टर हैं और क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, दो दो क्वेश्चन भी आते हैं इससे। उसके बाद आपके मैग्नेटिज्म वाली यूनिट, मतलब मैग्नेटिज्म वाली यूनिट तो आपको छोड़नी नहीं है। मतलब और एक बात यह है कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है ना, ट्वेल्थ का, तो मैग्नेटिज्म उतना नहीं है। उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, बस कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें, जैसे अर्थ का मैग्नेटिज्म, ये सब इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी पढ़ना है। और वेटेज भी अच्छी है, 5%। उसके बाद यही मॉडर्न फिजिक्स के दो स्टार्टिंग के चैप्टर, एटम्स एंड न्यूक्लियर, 3% वेटेज है इनकी। और भाई ट्वेल्थ का ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एसी एसी और ईएमआई के बाद ऑप्टिक्स ही है, मतलब 10% वेटेज। और ऑप्टिक्स में मेनली तो वही है, जो वो टू मीडियम वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, कि एक मीडियम से लाइट जा रही है दूसरे मीडियम में, फिर तीसरे मीडियम में। मेन तो वो क्वेश्चन आते हैं आपके, इसलिए इसको भी नहीं छोड़ना है। और हाँ, रे ऑप्टिक्स से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आए हैं। उसके बाद है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स तो भाई इसमें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। मतलब लॉजिक गेट्स का हो गया, और मैक्सिमम लॉजिक गेट्स के आएंगे इसमें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें लॉजिक गेट्स के आते हैं। और आजकल इसकी वेटेज भी बहुत अच्छी खासी हो गई है, 9% क्वेश्चन आने लगे हैं इससे। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने बताई, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है तो आपको मैग्नेटिज्म भी आता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स उसमें सिमिलर ही होते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के अलावा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, 9% वेटेज है उसकी। उसके बाद लास्ट है हमारा करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है तो वेटेज भी बहुत बड़ी है, 8% वेटेज है इसकी। मतलब 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी। तो ये कुछ एनालिसिस था पास्ट 10 ईयर्स का, 11th और 12th के सिलेबस पे बेस्ड नीट में कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अगर आपका पूरा सिलेबस हो चुका है अभी, जो मैं मान के चल रहा हूँ, तो रिवीजन आपको इन्हीं से स्टार्ट करना है। जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है पहले वो रिवाइज करना है, फिर उसके बाद जिसकी कम वेटेज है उसको बाद में रिवाइज करना है। तो ये मेरी तरफ से था नीट के लिए एक और वीडियो, और भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू, स्टे ट्यून।